हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो ये जो वीडियो होने वाला है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका सब्जेक्टिव आपको करवाने वाला है। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आपको करवा दिया गया है। पहला चैप्टर आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया गया। उसका वीडियो नहीं देखे जाके देख लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव पूरा जितना ही मैं आपको सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ इस वीडियो में, सभी वीवीआई सब्जेक्टिव है। इससे एक भी बाहर सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। लघु प्लस दीर्घ दोनों है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा और अपने फ्रेंड्स को एक बार वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए, जो भी फ्रेंड आपका इस बार एग्जाम देने वाला है। और वीडियो को लाइक नहीं कि वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, अगर ये नोट्स एंड पीडीएफ परचेज करना चाहते तो जरूर से इस नंबर पर यानी कि मैसेज कीजिएगा 9905032120 और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाला है। पहला चैप्टर आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आपको करवा दिया गया है। आपको सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, सब्जेक्टिव थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि आपको साफ साफ दिख सके। तो पहला मतलब राष्ट्रवाद क्या है, ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। आप जितना भी इसको लिख सकते हैं, या फिर अगर पीडीएफ लेना चाहते हो जरूर से एक बार उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो इसका आपको राष्ट्रवाद क्या है, ये क्वेश्चन जैसे पूछा आपको लेना है। सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना, ठीक है। आपको समझ पूरा एकदम बारीकी से समझना है। उसे दूसरे अर्थ में, यानी कि आपको पहला यहाँ तक भी अगर लिखते हैं आपका राइट आंसर। दूसरे अर्थ में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों का एकता का वाहक बनता है। एकता का जो वाहक बनता है वो राष्ट्रवादी ही है। बस आप इतना लिख दीजिएगा ना फ्रेंड्स, आपको मैं जितना बता रहा हूँ बस इतना याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट और 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला दोनों क्वेश्चन है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। और वीवीआई सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉरी। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन था, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सभी क्वेश्चन आपको पूछे गए क्वेश्चन ही बताऊंगा, जो कि आपको इस बार ही पूछे जाते हैं, ठीक है। हर बार पूछा तो इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर लेना है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। इतना लिख देना। उसके बाद फिर आपको फुल स्टॉप में फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक को अभ्याजित वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप में कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग एवं संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि पराधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और कहता अध्यात्म के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण कहता विक्षोभ हो भी गया जगह। वैसे आप इतना लीजिएगा, आपको इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जरूर से एक बार उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। ये नंबर आपको देख लीजिए एक बार फिर से। आपको नंबर आपका ये है 9905032120 और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर से कर सकते हैं इस नंबर पे। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन के बाद 3 नंबर था, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन था, 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही एवं स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पूर्ण जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ा। बस मैं फ्रेंड जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, 4 मतलब 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, ये पूछ रहा है ना। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए सर्व नाम मध्यम वर्ग नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारकों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और ना ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गया था, यानी कि बढ़ गया था। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में त्रियस्थ के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने
इस पर रोक लगा दी। उन लोगों ने यानी कि गरीबों को जो खाना वाना नहीं खाया तो उसको खिलाने के लिए एक भोजन क्या था भोज का आयोजन किया, तो उसको भी राजा ने रोक लगा दिया। अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुई और जुलूस को निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसके अनेक लोग मारे गए। अंततः जान क्या दमनकारी नीति अपनाया जाने के कारण 1848 ईस्वी में क्रांति आरंभ हो गई। बस आपको इतना ले देना फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप पूरे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। चलिए 5 मतलब 1830 और 1848 की क्रांतियों की सामान्य विशेषताएं क्या थी। अगर आप पिछले यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को देखेंगे उठा करके, तो आपको इन्हीं सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। उत्तर, सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते। वे नंबर 1 में लिखना आपको। दूसरा नंबर, वे उदारवादी और राष्ट्रीयवाद के समर्थक थे। वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता ये भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। बस आपको इतना ले देना फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है। आपको मैं जितना बता रहा हूँ बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब 5 नंबर वाला और ये 2 नंबर वाला है। चलिए चल फ्रेंड्स, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर, बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। उत्तर, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वह रूस और फ्रांस के राजदूत भी रहे। 1862 ईस्वी में वह पर्सा का चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क के पर्सा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की तत्पश्चात उसने डेनमार्क 1864 ईस्वी, ऑस्ट्रेलिया 1866 ईस्वी सेडोवा का युद्ध तथा फ्रांस 1870 सीडोन का युद्ध और को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। वैसे आपको इतना ले देना फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा। और वीवीआई क्वेश्चन है, सभी में जितना बता रहा हूँ वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। आपको अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, और डेली इसी तरह से आपका क्लासेस चलता है तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपने फ्रेंड्स को यार वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। और फर्स्ट चैप्टर का अगर ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर आप लोग का क्लासेस चल रहा है, तो जरूर से आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिएगा डेली। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आप इस नंबर पर जरूर से अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस नंबर पर जरूर से एक बार कॉल कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो प्राइस में आपको दिया जा रहा है पीडीएफ। और कहीं पर आपको समझ में दिक्कत हो रहा हो तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लोहा एवं रक्त की नीति क्या थी। लोह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एक एकीकरण करना था। बस आपको इतना ले देना फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा। आपको एक नंबर से नहीं छटने वाला है। चलिए 8 नंबर होता है, मेटरनिक कौन था यूरोप इतिहास में, वह क्यों विख्यात था, विख्यात है, ये पूछा है ना। तो मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी, पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। यानी कि वो अपना ही पूरा एकदम इसमें ये राज करना चाहता था। उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सके, अगर वो जनता के खिलाफ कुछ भी बोले तो। उसका ये कहना था। क्या था, उसने जिस प्रकार की क्या था व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोप इतिहास में विख्यात है। मैं आपको इतना ना देना, बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा। बस यही यही सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपको। मेटरनिक युग क्या, ये पूछा है ना। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था राष्ट्रवादी एवं गणतंत्र के विरोधी था। 1848 ईस्वी की क्रांति के द्वारा मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई। बस आपको इतना लग देना फ्रेंड्स, आपको एक भी नंबर यानी कि नहीं कटने वाला। 10 होता है, जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने की थी। जर्मन राइन संघ की स्थापना नेपोलियन ने ही की थी। बस आपको इतना लग देना फ्रेंड्स। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की चलते 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको, जर्मनी एवं ये कहता है जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ। 1815 से 1848 के मध्य जर्मनी के औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ। रेल लाइनों का प्रसार हुआ। 1834 ईस्वी में प्रसा की पहल पर जालवेरियन शुल्क संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ। वैसे आपको इतना लगना फ्रेंड्स।
आपको बता दूं कि अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दें एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। इसी तरह आपको डेली क्लासेस के लिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में जरूर से, और व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और ये व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो अगर इस नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं और बोल सकते हैं सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है और आपको पीडीएफ अगर लेना है तो जरूर से अगर बोलिएगा कि हमको सर यानी कि बैच ज्वाइन करना है, जरूर से इस कॉल पे एक बात बोलिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित बाधाएं थी। लगभग 300 छोटे छोटे राज्य, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं, कहता है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव और ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति। वैसे आपको इतना लग देना फ्रेंड्स, में जितना बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन यही सभी क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे। चलिए 13 मतलब इटली के एकीकरण के काबुल की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काबुल का संक्षिप्त परिचय दें। काबुल को इटली के एकीकरण का राजनीतिक कहा जाता है। 1850 ईस्वी में वह सार्डिनिया पिडमाउंट के राजा विक्टर एमोनियल का मंत्री एवं 1852 ईस्वी में प्रधानमंत्री बना। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारकों द्वारा सार्डिनिया पिडमाउंट जहाँ होगा, ठीक है, सार्डिनिया में लिखा हो सिर्फ शॉर्ट में, की स्थित सुदृढ़ की पेरिस संधि सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। 1869 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर काबुल को कहता है कहता है लोम्बार्डी पर अधिकार किया। बस आपको इतना लग देना फ्रेंड्स। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका गैरीबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी अथवा गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। तो इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवाओं की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती, ये वाला ये जो है ना लाल कुर्ती वाला, ये पूछेगा आपको किसने बनाए थे लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैं आपको हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पता कहलाए। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था परंतु काबुल ने उसे अनुमति नहीं दी। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 15 चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन आपका इंग्लैंड में लागू हुआ था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो आंस्ट रेनन के राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित करें? फ्रांसीसी दार्शनिक आंस्ट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की। रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी जिसके अनुसार राष्ट्र का एक बड़ी का व्यापक एकता है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंटेड आपको हाईलाइटेड ध्यान रखना, ठीक है। स्वतंत्रता वियना कांग्रेस सम्मेलन या फिर वियना कांग्रेस या फिर सम्मेलन में फ्रांस के किस राजवंश की पुनः स्थापना हुई थी? वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी के द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश का पुनः स्थापना हुआ था। आपको इतना याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। 18 हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कैसूत के योगदान का वर्णन करें। हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कैसूत तथा फ्रांसीसी डेनमार्क ने किया। कैसूत लोकतंत्र विचारकों का समर्थक था। उसने कहता वर्गहीन समाज क्लासेस सोसाइटी यानी कि वर्गहीन समाज या क्लासेस सोसाइटी के विचारकों का जनता को परिचित करवाया जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कैसूत ऑस्ट्रेलिया अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था बदलाव की मांग करने लगा। बस आपको इतना लिखना है फ्रेंड्स, मैं आपको जितना बता रहा हूँ ना पॉइंटेड आपको ध्यान से रखना है। चलिए 1919 फ्रांसीसी क्रांति के सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ साथ क्रांतियों ने ऑस्ट्रेलिया और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। या प्रीतिभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसी में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ने का प्रयास किया गया। नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया गया। राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया जो तिरंगा था। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया था। वैसे आपको इतना लग देना फ्रेंड्स। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 20 नंबर होता है वियना कांग्रेस के क्या उपलब्धियां थी? वियना कांग्रेस, ये वाला क्वेश्चन आपको नोट कर लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है।
वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी कि नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनः स्थापना कर प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। इटली में ऑस्ट्रेलिया राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मनी महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीति परिवर्तन पर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। बस आपको इतना लिख देना फ्रेंड्स। चलिए, मैं आपको अगले क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दें एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी क्लासेस हो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर कीजिए जो भी फ्रेंड आपका एग्जाम देने वाला, ताकि वो भी पढ़ सके। और अगर आप पीडीएफ में नोट्स लेना चाहते हो जरूर से एक बार जरूर से इस नंबर पर फ़ोन कीजिएगा, ठीक है। 990503 आपको ये नंबर यहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। ये नंबर आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, आपको डिस्क्रिप्शन से भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखें फर्स्ट चैप्टर का तो जरूर से जाकर देख लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी? इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मनी क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रेलिया बाधक बना हुआ था। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गई। मेजनी के इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिकों को आंदोलनों को दबाव दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। जर्मनी में भी राष्ट्रवाद भावना की कुचलने में ऑस्ट्रेलिया ने मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून कास्टवाद के आदेश को जारी किया। अतः दोनों देशों के एकीकरण का ऑस्ट्रेलिया का बाधक था। बस आपको इतना ले देना फ्रेंड्स। चलिए चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो पर्सा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारकों के द्वारा पर्सा की स्थिति मजबूत की। इससे इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। पर्सा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इससे क्या परिणाम स्वरूप ही यूरोप में नक्शे पर एकीकृत जर्मन का राष्ट्रीय का उदय हुआ। वैसे आपको इतना लग देना फ्रेंड्स। चलिए 23 में बताया विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? तो विलियम प्रथम काम राजा, जनता तथा किसी ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी के एकीकरण संभव नहीं। 1862 ईस्वी में विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखने महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान पर्सा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से भी होगा। अतः अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जनता का एकीकरण असंभव प्राप्त होता। बस आपको इतना ले देना फ्रेंड्स। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के प्राणियों का उल्लेख करें। 1932 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र और संपूर्ण राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु यह स्वतंत्र राष्ट्र के उद्देश्यों के मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावादी के विरुद्ध राष्ट्रीयवाद की विजय हुई। यूनानियों की विजय से 1830 ईस्वी क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के अन्य ईसाई राज्यों के भी राष्ट्रवादी आंदोलन के आरंभ करने का चाह बढ़ी। वैसे आपको इतना लग देना फ्रेंड्स। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पूछे तो आपका 25 में था फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका परिणाम क्या था? फ्रैंकफर्ट संसद को बैठक बुलाने की मुख्य उद्देश्य जर्मनी राज्य के निर्माण का योजना बनाना। इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था, जिससे संसद के नियंत्रण में काम करना था तथा जर्मनी के एकीकरण उसके नेतृत्व होना था। लेकिन जब पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो परिणाम स्वरूप ऐसी असेंबली भंग हो गई तथा जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। बस आपको इतना ले देना फ्रेंड्स। चलिए मैंने तो आपको यहाँ पे
यानी कि आपको मैंने 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है फर्स्ट चैप्टर का, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसका कैसे-कैसे आप नोट्स एंड पीडीएफ्स पढ़ ले सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए, तो पहला का जो आपका था यूरोप में राष्ट्रवाद का जो ऑब्जेक्टिव आपका पहले ही क्लियर हो चुका था। आज आप लोग का सब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। तो सब्जेक्टिव का वीडियो पूरा देख लिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव अगर नहीं देखे तो जाकर ज़रूर से जाके देख लीजिए। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ का लिंक यानी कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि प्लेलिस्ट बनाओ, प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि इसी तरह आप क्लास कर सकें। और अपने फ्रेंड्स को यार वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीडीएफ एंड नोट्स या फिर बैचेस परचेस करना चाहते हैं ज़रूर से इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 9905032120। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा।